Good evening and a very warm welcome to News Edge with Fariha Idris. इंसदात दहशतगर्दी फैसलाबाद ने 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले से मुतालिक मुकदमे का फैसला सुना दिया है। अदालत ने शिबरी फराज, उमर अयूब और जरताज गुल समेत 59 मुलजमान को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी है। सजा पाने वालों में शेख राशिद शफीक, अशरफ सोना, राय हसन नवाज और कंवल शौजब भी शामिल हैं। 16 मुलजमान को 3-3 साल कैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को बरी कर दिया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने अपने भतीजे शेख राशिद शफीक की बेगुनाही की गवाही दी है। वो अपील कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस उनको होने वाली सजा का नोटिस ले। लेट्स वॉच शेख रशीद। आज 1 माह में फैसलाबाद के चौथे केस में भी मेरे भतीजे शेख राशिद शफीक को उमर अयूब और शिबली के साथ 10 साल कैद सुनाई गई है, जो कि जुल्म में एक पैटर्न रख दिया गया है, जबकि वो वहाँ मौजूद ही नहीं था। और इंसाफ की धज्जियां बखेरी जा रही हैं, इंसाफ को नीलाम किया जा रहा है, इंसाफ को टके शेर बेचा जा रहा है। हमने खुदा को हलफ दे के ये कह सकते हैं कि राशिद शफीक ने कभी फैसलाबाद गया ही नहीं, और आपने 40 साल 4 केसों में 10-10 साल की कैद सुना के अपना मुंह काला किया है। आइन, कानून और इंसाफ की न सिर्फ धज्जियां बखेरी हैं, बल्कि उनके ऊपर एक इल्जाम लगाया है। तहरीक इंसाफ को इन सजाओं के अलावा आज 2 बड़े पार्टी रहनुमाओं के सियासी मंजरनामे से हटने के धचके पहुंचे हैं। पहला धचका पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के ओहदा छोड़ने का ऐलान है। दूसरा धचका पार्टी रहनुमा हमाद अजहर की जानिब से NA 129 के इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान है। इस हवाले से हमाद अजहर ने लिखा है कि वालिदा की हिदायत पर ज़िमनी इलेक्शन ना लड़ने का फैसला कर लिया है। PTI अगर बॉयकॉट नहीं करती तो मेरे कज़न अरसलान ज़हीर को ज़िमनी इलेक्शन लड़ाया जाए। पुलिस ने मेरे वालिद को हिरासा किया, उन्हें गिरफ्तार किया गया, मेरे घर पर बार बार छापे मारे गए। मैं अपने वालिद का इकलौता बेटा और फैमिली का वाहिद वारिस हूँ। अपनी वालिदा को एक और सदमे से दो चार नहीं करना चाहता। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की जानिब से आज पार्टी ओहदे से अलहदगी के ऐलान ने तहलका मचा दिया। सलमान अकरम राजा पर बिलाशुबा तवील अरसे से हम देख रहे थे, कभी एक्सटर्नल फोर्सेस की, कभी इंटरनल फोर्सेस की तनकीद हो रही थी। ताहिम बानी तहरीक इंसाफ ने उन पर इतमाद मुसलसल बरकरार रखा था। अब उन्होंने पार्टी ओहदा छोड़ने का ही फैसला कर लिया। ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने के पार्टी फैसले पर उनको तनकीद हुई और ख़ासतौर पर अलीमा खान की तरफ से तनकीद हुई। सलमान अकरम राजा अलीमा खान की पार्टी अमूर में मुदाखलत पर दिलबर्दाश्ता हुए और ओहदा छोड़ने का ऐलान कर दिया। इस हवाले से सोशल मीडिया पोस्ट में सलमान अकरम राजा ने लिखा है कि बानी PTI से कल मिलकर ओहदा छोड़ने की दरख्वास्त करूँगा। चेयरमैन के इत्मीनान पर शुक्रगुजार हूँ। मैंने ज़िंदगी भर जमहूरियत, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जिद्दोजहद की। ख़वातीन और अक़लियतों पर जबर के ख़िलाफ़ हमेशा आवाज़ बुलंद की। मज़दूरों और पेंशनर्स के हकूक़ की जंग लड़ी। मुझे 20 झूठे दहशतगर्दी के मुकदमात में मुलविस किया गया। जेल से नहीं डरता, अपनी जद्दोजहद जारी रखूँगा। मैं न जागीरदार हूँ, न रवायती सियासतदान हूँ। मेरा मुख्तसर ख़ानदान मेरे साथ खड़ा है। पार्टी के अंदर और बाहर हर किस्म के हमले बर्दाश्त किए और डट कर खड़ा रहा। आइंदा भी बानी PTI के साथ खड़ा रहूँगा और अपनी वकालती खिदमात बिला मुआवजा जारी रखूँगा। गुज़िश्ता हफ्ते 9 मई के मुकदमात में अलीमा खान के दोनों बेटों को गिरफ्तार किया गया। इस हवाले से अलीमा खान ने कहा है कि हम मेरे बेटों को जेल में डालने से डरेंगे नहीं, हमें आपने जो सज़ा देनी है वो दे लें। लेट्स वॉच हर। मेरे ऊपर तो पहले ही अरेस्ट वारंट निकले हुए हैं। अगर हमें अरेस्ट करते हैं, अगर मुझे भी अरेस्ट कर लें, तो ये अपने आप के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। जब ये चीजें करेंगे, इनसे ये जाहिर होगा कि ये कितने प्रेशर में आ चुके हैं। इनके अंदर दरारें पड़ रही हैं कि उन्होंने इतना जुल्म कर दिया है कि अब वो माफी मांग रहे हैं कि किसी तरह ये ना हो कि इमरान खान को रिहा कर दिया तो हमारे साथ इमरान खान बदला ना उतारे। इमरान खान ने आज तक किसी से बदला नहीं उतारा कभी अपनी जिंदगी में। मेरे बेटों को जेल में डाला है। अगर आपका ख्याल है कि हम इसे डर जाएंगे, हम नहीं डरेंगे। आपने जितनी सजाएं सुनानी है सुना दें, हम तैयार हैं। 9 मई के हवाले से सीनियर सियासतदान एजाज हक ने ये कहा है कि अली अमीन गंडापुर ने खुद तस्लीम किया कि 9 मई में तहरीक इंसाफ के लोग मुलविस थे। लेट्स वॉच इट। एजाज हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज साहब, आपने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने एक से ज़्यादा मरतबा इतराफ़ किया है कि 9 मई में उन्हीं के लोग मुलविस थे और उनसे गलती हो गई। जो लोग हैं वो ऑब्वियसली PTI ही के हैं, जिन लोगों को सज़ा हुई है, सही हुई गलत हुई इस पे बहस हो सकती है, लेकिन हैं तो वो सब PTI के।
अगर ये मीटिंग्स भी हुई थी, आपने कहा कि इतराफ़ मीटिंग्स में हुआ था कि उनसे गलती हो गई, सो ये कौन सी मीटिंग्स थी? देखिए, ये सारी बातें जो हुई थी ना, पहली बात तो ये है कि देखें 9 मई तो था ही पीटीआई का इवेंट, तो ये कहना कि जी उसमें पीटीआई के लोग थे, तो ये तो कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये जो 26वीं तरमीम के जो डायलॉग हो रहा था उसके अंदर अली अमीन साहब 2 या 3 मरतबा आए थे और उन्होंने 2 मरतबा ये बात दोहराई थी कि मैं इस बात का इतराफ़ करता हूँ कि जो लोग ये पकड़े गए या वहाँ पे मौजूद थे वो हमारे लोग थे, पीटीआई के लोग थे, उनसे गलती होगी और उस गलती में उनको माफ़ कर देना चाहिए। ये बात मैं अकेला वहाँ नहीं था, वहाँ पर राना तनवीर साहब थे, सिद्दीकी साहब थे, इसाक डार साहब भी शायद मौजूद थे, जो टीम थी पूरी इस तरफ नेगोशिएट कर रही थी और बगावत गवर्नमेंट, और उनकी तरफ से भी असद कैसर साहब थे, उमर अयूब साहब थे, सलमान अकरम राजा साहब थे, अली जो उनके लॉयर हैं वो थे, अली बुखारी, तो अली बुखारी साहब थे। तो ये कोई मतलब ऐसा नहीं था कि किसी बंद कमरे में मुझसे अकेले बैठ के बात की उन्होंने, लेकिन उन्होंने बड़े एक अच्छे अंदाज में ये कहा था और वो चाहते भी ये थे, जो कि मुझे ये तासर मिला कि बातचीत से मामलात को आगे बढ़ाया जाए। तो ये चीज़ें जो है ये मतलब इस तरह नहीं कि इसमें आप किसी और से पूछ सकती हैं कि ये बात हुई कि नहीं, आप अली अमीन गंडापुर से खुद पूछ सकती हैं कि उन्होंने ये बात की नहीं की। और मैंने कहा मैंने अप्रिशिएट किया कि अली अमीन गंडापुर को जो मैं समझता था कि एक खौफ है और उसने ये बात इस बात का इतराफ़ करके ये कहा कि बातचीत के जरिए मामलात को हल करना चाहिए। सो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि उन मीटिंग्स में ये बात कही गई तो इसको पब्लिकली भी कहा जा सकता है, पब्लिकली भी कहा जा सकता है कि गलती हो गई। ये तो देखें ना, ये तो ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग बनी थी, ये तो ऑन द रिकॉर्ड मीटिंग थी, बंद कमरे की मीटिंग जरूर थी, इसलिए बाहर आकर किसी ने ये बात प्रेस में नहीं की। लेकिन मैं उनका इस बात का इतराफ़ करने के लिए, उनको अप्रिशिएट करने के लिए ये बात मैंने 2-3 मरतबा की है, यानी कि ये उन्होंने कहा। और मैं ये समझता हूँ कि जिस पार्टी के ऊपर इतना प्रेशर हो कि आपने तस्लीम ही नहीं करनी कोई बात, उस पार्टी का एक इतना बड़ा लीडर जो कि एक सूबे का वज़ीर आला होते हुए इस बात का इतराफ़ कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। इंडीड। सो जो आजकल माफ़ी के हवाले से बातें हो रही हैं, क्या ये ऑप्शन है पीटीआई के पास? देखें, ऑप्शन तो लाजमी बात है कि ऑप्शन होना या ना होना की बात नहीं है। एक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कि इंसान कहता है कि गलतफहमियां जो हुई हैं उनको दूर कर लिया जाए। और मुझे मतलब अभी ये बात कहने वाली तो नहीं है, लेकिन और बहुत सी बातों में मैं प्रिवी हूँ कि लॉन्ग मार्च से पहले जो बातें हुई, जो मीटिंग्स हुई इमरान खान के साथ, जिन बातों पे उसने एग्री कर लिया, और बाद में फिर जो आपको मैंने बताया भी था कि किसी ने जाके अंदर स्पैनर जो है वो डाल दिया और सारी यू टर्न हो गया उसमें काफ़ी लचक थी। जो लोग वहाँ गए थे, जिनसे मेरी मीटिंग हुई, कि इमरान खान साहब के अंदर बहुत लचक थी, लेकिन फिर उनको मिसगाइड किया गया इस मामले में। राइट। सो बट यू सेइंग कि ये दिस इज इररिस्पेक्टिव कि माफ़ी की ऑप्शन है या नहीं है, माफ़ी मिल सकती है या नहीं मिल सकती, ये भी इररिलेवेंट है। अच्छा देखिए, इसमें अगर तो वो समझते हैं कि यार ये नहीं होना चाहिए था, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, जिस तरह अली अमीन गंडापुर ने कहा यार कि हम इतराफ़ करते हैं इस बात का कि हमारे अपने लोग थे, उनसे गलती हो, तो अगर कोई और भी पार्टी के लीडर जो है वो ये समझते हैं कि जो अली अमीन गंडापुर ने कहा ये इससे मामलात बेहतर हो सकते हैं, बातचीत के लिए रास्ता खुल सकता है, तो इसमें इसका इतराफ़ करने में मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई हर्ज। इंसान से पॉलिटिकली बहुत गलतियां होती हैं, हमसे भी हुई होंगी बहुत सी ऐसी चीज़ें जिस पर हमने भी आगे जाके कहा होगा कि हम रिग्रेट करते हैं, ये नहीं होना चाहिए था या हमें ये नहीं करना चाहिए था। राइट। सो पीटीआई के अरकान के खिलाफ ऐसे आ रहे हैं, गिरफ्तारियां भी शुरू हो चुकी हैं।
सो ये मामलात दूर तक लग रहा है कि पीटीआई मजीद मुश्किलात में आएगी। देखिए, एक दफ़ा तो ये सजाएं तो होनी थी, लेकिन आगे बहुत से फोरम्स हैं जिसमें अभी अपीलें भी होंगी। ये तो बिल्कुल लोअर कोर्ट की सजाएं हैं ना जो हुई हैं। इसके बाद आप अगले कोर्ट में जाएंगे, फिर उससे अगले कोर्ट में जाएंगे। तो इन बिटवीन बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मतलब जो ग्रे एरियाज हैं उनको ख़त्म करने के लिए बातचीत जो है वो आगे चलाई जा सकती है। अगर इस बात पर इत्तेफाक हो कि जिस तरह तकरीबन मामला तय हो गए थे पिछली लॉन्ग मार्च से पहले 18-19 अक्टूबर को, फिर 20 अक्टूबर को जाके मामला जो है वो ख़राब हुए। चले ये बातें फिर किसी वक्त करेंगे, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में देखें जो सजाएं हुई हैं वो तो होनी थी, लेकिन जिस तरह से सजाएं हुई हैं, जिस तरह अभी शेख रशीद साहब ने कहा कि भाई वो राशिद उनका जो भतीजा है वो तो गया ही कभी नहीं वहाँ फैसलाबाद, तो अगर उसका नाम आ गया फिर एक शख्स का एक वक्त में 10 जगह पे होना तो नामुमकिन है ना। राइट। तो इस किस्म की जब बातें करते हैं तो फिर लोगों में ये खदशात पैदा होते हैं कि ये मतलब एक ऐसा मामला है जो कि नहीं होना चाहिए इस तरीके से। लेकिन अगर कोई मुलव्वस था, उसकी CCTV फुटेज है या उसने इतराफ़ किया कि वो वहाँ मौजूद था, तो एक शख्स एक वक्त में सरगोदा और रावलपिंडी और लाहौर तो नहीं हो सकता ना एक टाइम में। ठीक है, बिल्कुल। अगर इजाज़त दें तो उज़मा क़ादा साहिबा एंड सिद्दीक साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आई स्टार्ट विद यू उज़मा साहिबा। आज फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI के रहनुमाओं को 10-10 साल की सजाएं दी। एक तासुर ये है कि आपकी अपोजिशन अब बिल्कुल दीवार से लग चुकी है और यकीनन इसमें सियासी मफादात भी हैं ज़रूर, अगर ख़ुद से नहीं हासिल किए जा रहे। सो क्या आपको और जैसे अब आगे इंतखाबात में भी आप और पीपल्स पार्टी तो मिलकर ही लड़ेंगे, सो PTI आपको लगता है कि अब नहीं है या उसको कम किया जाना चाहिए? व्हाट इज़ द प्लान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फरिया, आपने मुझे इनवाइट किया। फरिया देखें, इन लोगों ने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। इनको हमने तो नहीं मशवरा दिया था ना कि आप 9 मई करें। अब ऊपर से सोने पे सुहागा ये है कि अदालतों के जो फैसले आ रहे हैं उस पे इनको ज़रा सी भी शर्मिंदगी नहीं है। उल्टा ये कहते हैं कि हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम तो बड़े आराम से इनको कर लेंगे। और हरदर्मी की इंतहा तो आप देख लें कि उल्टा सारा ये फॉल्स फ्लैग कह के तो दूसरों के ऊपर ये ब्लेम डालना शुरू से इनका ये वतीरा रहा है। तो इन्होंने इतनी कारी ज़रब लगाई रियासत को, और हम लोग इस वक्त 5th जनरेशन वॉरफेयर लड़ रहे हैं। हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल कितने दुश्मन हैं। तो अगर इस तरह का रवैया अगर रखेंगे और किसी को सजा भी नहीं होगी, बट कंसिडरिंग तो ये कहा जा रहा है कि लोग वहाँ पर मौजूद नहीं थे, अगर उनको भी सजा हो गई। बाय द वे फवाद चौधरी एंड जैन कुरैशी साहब तो बरी हो गए हैं, उसको वेलकम करती हैं आप? देखें, इनको पहले इनके केसेस से पहले इनको कहा गया था कि आप माफी मांगे, तो जिन लोगों ने कुछ अफसोस हुआ और पछतावा हुआ, तो उन्होंने तो कहा कि जी ये नहीं होना चाहिए था। अभी भी कुछ सेन एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल बैरिस्टर गोहर को मैं पीछे सुन रही थी, वो कह रहे थे 9 मई नहीं होना चाहिए था और इसको कभी भी जो है हम इसको सही नहीं कह सकते हैं। गंडापुर साहब ने भी कई दफ़ा इसको एडमिट किया कि हमारे लोग इसमें मुलव्वस थे। तो ये लीडरशिप जो है ये सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर आती है। बानी साहब जो बैठे हुए हैं वो हरगिज अपना नैरेटिव बदलने को इसलिए तैयार नहीं है। उनको पता है कि उन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लोगों को लगाया हुआ है, इंतशार दिलाया हुआ है और लोगों को के जज्बात से वो खेलते हैं। तो अगर वो पीछे हटेंगे तो जाहिर है कि उनका वो सियासी तौर पे तो उनका बयानिया जो है वो पिट जाएगा। इसलिए वो इस वक्त जो है मैं ना मानूं की रट लगा के, हालांकि उनको पता है कि किस तरीके से उन्होंने घिनौनी साजिश की सियासत के खिलाफ। सिस्टमेटिकली 30 फौजी तनसीबात पे उन्होंने हमले किए, किसी सिविलियन बिल्डिंग को उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया। तो अब मुझे लेकिन आज का फैसला तो राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से है, जो आज के फैसले की हम बात करें,
तो यस यू राइट कि उन्होंने टारगेट करके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को की तरफ ही गए, लेकिन टुडे बिकॉज ये हुआ है तो इसलिए मैंने कहा उसको हाईलाइट भी कर दूंगा। इजाज़त दें अज़हर सिद्दीकी साहब, फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह के घर पर हमला केस में भी ATC अदालत ने PTI रहनुमाओं को 10-10 साल की सज़ा दे दी है। मुश्किलात तो आपकी नहीं लग रहा कि ठीक होंगी, क्या स्ट्रैटेजी तब्दील करने का वक्त है PTI की? बहुत शुक्रिया फरिया, एजाजुल हक साहब मौजूद हैं, लॉट ऑफ रिकॉर्ड और ट्रिब्यूट टू हिम, अल्लाह ताला ने जिंदगी और सेहत दे रखी है। एक बात जरा समझिएगा, जो कुछ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब हालात और वाक़यात है, ये 9 मई के वाक़यात तो नहीं है, ये तो वाक़यात ऑपरेशन रजीम चेंज से शुरू होते हैं। जब तहरीक अदम एतमाद आई, एहतजाज जलसों के लिए 25 मई को, मैं 2022 की बातें कर रहा हूँ, आप 2023 में ठहरे हुए हैं। तो ये जो हमें एक नैरेटिव, ड्यू रिस्पेक्ट, आप तो वकील हैं, आपको पता है कि कानून में कभी भी ऐसे नहीं होता कि लेट्स से कि ये पैदा कहाँ हुआ था, फिर इसकी तालीम कैसी हुई, फिर इसकी पेरेंटिंग कैसी थी। नहीं, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, यू हैव टू सी द क्राइम और उसका जो नतीजा निकलता है। तो यही जवाब दे, आपने जवाब दे दिया ना। ये जो माफी का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो माफी का ये नैरेटिव, ये एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ ये है, इस वक्त चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ना किसी मजीद दीवार के साथ लग जाए, वो तो लगने के लिए तैयार नहीं है। अवामी पजीरा ही सामने मौजूद है, एक एक चीज सामने मौजूद है। मैं नहीं समझता कि इस वक्त तहरीक 9 मई के हवाले से को माफी या ना माफी के वाला मामला जो इररेलेवेंट है, उसकी वजह क्या है कि मामला अदालतों में आ चुका है ना, मिलिट्री कोर्टों से सजाएं हो गई, और वो सजाएं अगर ठीक थी तो सुप्रीम कोर्ट ने एक आईनी बेंच इनके बनाए हुए 26वें आईनी तरमीम आईनी बेंच ने कहा था कि जनाब 45 दिन के अंदर अपीलों का राइट दे। क्यों नहीं राइट दिया अपीलों का? फिर 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदालतों को इन्वेट करने की क्या जरूरत थी? ये समझना है ना आपको। आप नॉर्मल हालात के हवाले से बात करें तो मैं फरिया आपके बात से इत्तेफाक करूंगा। और अच्छा, दूसरा देखिए, क्राइम कमिट की है, अगर क्राइम कमिट किया है, को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, माफी मांग ले तो माफी हो जाएगी, सवाल ही पैसा नहीं होता। या तो वादा माफ गुम रहेगा, अदालतों ने जाके देखना। ये जो सेट ऑफ आपने अपना मुलजिम चुने हैं, जिस तरह से मामला को आप लेकर गए, ये फैसले ठहरने वाले नहीं है। ओके, कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं ना आप, यही बात अभी इजाज साहब ने भी की कि अभी मामला आगे जाने हैं, तो हो जब अपील कहा कि कानून में है तो ऑब्वियसली उसको अवेल किया जाना चाहिए और उसमें तब्दीली हो सकती है। पर एक क्विकली मैं दोबारा उस्मा साहबा के पास जाऊंगी, लेकिन एक अदालती पॉइंट ऑफ व्यू ही मुझे चाहिए कि अब जो आप लोगों ने नया डिसीजन लिया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पे इलेक्शन होंगे PTI के, उनके कैंडिडेट्स उस पे लड़ेंगे। सबरा जो है साहबजादा हामिद रजा, 10 साल की सज़ा उनको भी हो चुकी है, नाअहल वो करार दिए जा चुके हैं। क्या किसी पॉइंट पर ये एतराज़ हो सकता है, PMLA नहीं कर सकती है, कि उनकी दस्तखत से जो टिकट जारी हुए हैं वो शायद नहीं वैलिड? इज दैट पॉसिबल? अच्छा देखिए, मैं फिर तो बताता चलूं, आप ना जो हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान में नॉर्मल हालात नहीं है। अगर आइन और कानून की यहाँ पासदारी हो रही हो, सारे मामला को सामने रख के आए, तो फिर तो आपकी बात में बड़ा वजन है। यानी मिसाल के तौर पर सजाएं होती नहीं रही, आपने देखा तोशा खाना में इनका केसेस चलते रहे। बात में वजन है, इसका मतलब है आपने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पे क्वेश्चन। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा, ना मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं बात ये कर नहीं रहा। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ आपके सामने, मेरे बात को समझिएगा। मैं जो यानी नवाज शरीफ जब नाहल हुए थे, कितना शोर डाला था, और उसके बाद का उनके टिकटों के हवाले से वजह क्या है कि नवाज शरीफ को PTI ने डाला था उस शोर। मैं वही तो बता रहा हूँ ना आपके सामने ना, कि ये जो नैरेटिव है एक दूसरे को गिराने का, ये तो हम सुनते रहे। ठीक है, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ आपके सामने, ठीक है, ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का हालात और वाकयात चल रहे हैं, इसको अगर सामने रखें कि आपने दिया गया, आपने टेकिंग अवे सिंबल इज बैनिंग अ पार्टी, सबसे बड़ी वोट पड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन कोई किसी सियासी जमात को होश नहीं आया, ना कोई शर्म आई, ना हया आई कि यार खुदारा बैठकर क्या चाहते क्या है। इलेक्शन कमीशन आज आपका वही का वही बैठा हुआ है, अदालतें सारी आप कंप्रोमाइज हो। मुझे बताया इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं अभी तक बदला आपने? इलेक्शन कमीशन बदलना तो चाहिए था। ठीक है, अगर मुझे इजाजत दें, आप जरा इलेक्शन के ऊपर भी आ जाते हैं। ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर इलेक्शन में जाएंगी। उस्मा साहबा, आप लोग तो बार बार कह रहे हैं PTI खत्म हो गई, उसका तो वजूद ही नहीं है, नजर भी आ रही है तकलीफ में है, फिर वजह क्या है कि पार्टी ने मिलकर सोचा कि इलेक्शन लड़े? देखिए, हमने ये नहीं कहा कि पार्टी का वजूद नहीं है, हमने ये कहा है कि ये इनका ग्राउंड पे कोई इनकी तंजीम नहीं है, खत्म हो गई है। लोग इनको सपोर्ट अब नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सफर किया, उनके बच्चों ने जेलें काटी हैं, और ये अब एक सोशल मीडिया की पार्टी है। आप सोशल मीडिया में आप इनका वायरल देख लें, जो एक झूठ घुमाते हैं, एक प्रोपेगेंडा घुमाते हैं, वो पूरी हर जगह वो वायरल कर देते हैं। वो समझते हैं कि जी वाह 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 क्या बात हो रही है हमारी।
तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आए, भागने की क्यों कोशिश कर रहे हैं, आए। 8 फरवरी को भी तो ये बड़े जोम से और बढ़के इन्होंने लगाई थी, देखें जी हमारी इतनी सीटें मिल गई, तो आप क्यों भाग रहे हैं, आ जाएं आप। बात सारी ये है कि ये लोगों को 45, 47 का कान पक गए सुन सुन के। अब केपी में जहां ये जीते हैं वहां पे तो हर चीज फ्री एंड फेयर हुई थी, वहां तो कोई मसला ही नहीं हुआ था। मसला तो वहां पे शुरू होता है जहां पे ये हारते हैं। तो इसलिए इनकी अब चूंकि कोई चूरन बिक नहीं रहा है और हम जो है हम लोग सब मैदान में निकले हुए हैं। अगर कोई अलायंस है, पीपल्स पार्टी हमारे साथ खड़ी है, हम लोग गवर्नमेंट में इकट्ठे हैं सारे इस वक्त, तो अगर हम सीट एडजस्टमेंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, इसमें बुराई क्या है, हर्ज क्या है, सारे लोग आपस में। आई थिंक अज़र सिद्दीक साहब इस पे कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं। जी जरूर कमेंट कर लीजिए अज़र साहब। अच्छा देखिए, मैं बताऊं आपको, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खत्म हो गई, इमरान खान खत्म हो गया, कुछ नहीं है यहाँ तक। ये इस बात का सबूत है कि सारे अलायंस बना के क्या साबित करना चाह रहे हैं। हवाएं निकली पड़ी हैं, परेशानी है कि क्या करेंगे, अवाम में कैसे जाएंगे वो। ये तो इकट्ठे होने का मकसद क्या है भाई? आप तो पिछले 3.5 सालों से जो एक दूसरे पे करप्शन पे इल्जाम लगा के इतने बड़े बड़े इल्जाम लगाया करते, और सबूत है सारे, इन दोनों की हुकूमतों की हिस्ट्री बड़ी सामने मौजूद है। ये साबित कर रहा है कि आज भी इमरान खान और उसका नजरिया जिंदा है, वरना ये अलायंस बनाने की जरूरत क्या थी, क्या मकसद है? अभी जिमनी इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिमनी इलेक्शनों के लिए भी कोई अलायंस बनाता है बंदा? ये इस बात का सबूत है कि इमरान खान का बयानिया बिक रहा है। आज भी जो मर्जी कर लें, ये निजाम आज भी इमरान खान के बगैर चल नहीं सकता है। आप टोटके लगा के कितना का कोशिश कर लें, जितनी भी कोशिश कर लें, कुछ ही नहीं चल सकता। और मैं आपको एक और खबर दे दूं आपको फ्री, आज मेरी बात नोट कर लीजिएगा। मैंने अप्रैल में बात कही थी कि सितंबर जो है ना वो सितमगर होगा। अब ये तैयारी करें अपनी, यानी 3.5 साल का इनका टाइम अपना पूरा हो गया, जो हिस्ट्री चली आ रही है। साहब ये चले, मैंने आपकी सर आंखों पे रख लेती हूँ आपकी ये प्रेडिक्शन, जिसका बहुत मुश्किल है पूरा होना, लेकिन ठीक है। नहीं, मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ, मैं नैरेटिव रख रहा हूँ। मैं एक बात करूंगा, नहीं, मैं सिर्फ एक बात, देखिए पहले होता था 22 महीने, 18 से 22 महीने तक एस्टैब्लिशमेंट सारे मामला को चलने थी। मुशर्रफ है तो 3.5 साल की एक एवरेज लाइफ है हुकूमत की, तारीख उठाकर देख लें। अब वजह क्या है कि अब इनके पास अब है कुछ नहीं ना, क्या देना है इमरान खान, अब और कुछ क्या करना है? ठीक है, मुझे रैप अप करना है, मुझे उस्मा कादा साहब से इस पे जरूर कमेंट लेने दें। क्यों ये बातें तो आपने भी सुनी होंगी, गर्दिश तो कर रही हैं कि मुश्किलात है, अगरचे मेरे पास कोई फैक्चुअल रीजन नहीं है, ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं है आपकी गवर्नमेंट को, मुझे तो कोई मसला नजर नहीं आ रहा, बट ये बातें हो रही हैं। अभी सिद्दीक साहब ने भी की, इसकी क्या वजह है? मसलन मरीम नवाज के दौरे जापान पर ही शदीद तनकीद हुई, आपने वो भी देखा होगा। उस्मा कादा साहिबा जी, पहले तो मैं एक जरा कमेंट करना चाहूंगी, ये नजरियात का मेरे ख्याल में चूरन बेचना बंद कर दें। वो नजरियात का जनाजा तो तभी निकल गया था जब पंजाब के सबसे बड़े डाकू को इन्होंने सीएम बनाया था और आज वो उनके पार्टी का सदर है, तो नजरियात की तो ये बात ना ही करें। जो मारूसियत इनकी पार्टी में चल रही है, अलीमा खान, ये वो सारी पार्टी हाईजैक हो गई है। इसीलिए सलमान अकरम राजा जो है उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है, क्योंकि किसी और की कोई वक़्त वैल्यू रही नहीं इस पार्टी में। देखिए, मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो जब से सीएम बनी हैं वो 100 से ज़्यादा इनिशिएटिव्स पंजाब में इंट्रोड्यूस कर चुकी हैं, और कोई भी जो इमरजेंसी आती है, चाहे फ्लड्स हो, चाहे वो स्मॉग हो, चाहे वो कुछ और हो, उसकी प्रीएम्प्टिव, वो रिएक्टिव नहीं है, वो प्रोएक्टिव है। वो कई महीने पहले से आपको लग रहा है कि आपकी हुकूमत मजबूत है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस वक्त? बिल्कुल 2/3 मेजॉरिटी से वो चीफ मिनिस्टर बनी है, और वो उनका काम नजर आ रहा है, उन्होंने अपना लोहा अपने काम से मनवाया है, और बिला तफरीक हर एक को फायदा हो रहा है। ये नहीं कि कोई मेरे तेरे को हो रहा है, हर चीज मेरिट से, ट्रांसपेरेंसी से। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी ऑन द प्रोग्राम। हम एक ब्रेक लेंगे एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। पाकिस्तान में पिछले दिनों से मुसलसल मौसम की तब्दीली पे बात हो रही है। महकमा मौसमियात ने इस हवाले से एक वजाहत दी है कि कराची में 700 या 800 मिलीमीटर या 1100 मिलीमीटर बारिश के मुतालिक इंतहाई बेवकूफ़ाना और जारी पैगाम फैलाया जा रहा है। कराची में ऐसी किसी शदीद बारिश का इम्कान नहीं है और ना ही ऐसा कोई सिस्टम कराची की तरफ आ रहा है। सिंध बशमूल कराची में बारिश का एक सिस्टम मुतवक्का है, लेकिन इस वक्त इसका रुख और शिद्दत गैर तस्दीक शुदा है। वजह क्या थी कि ये स्टेटमेंट देनी पड़ी,
वजह ये थी कि सोशल मीडिया पर एक वायरल पोस्ट है जिसमें ये कहा जा रहा है कि कराची में शदीद बारिश होने जा रही है। इसी तरीके से सोशल मीडिया पर ही माहिर माहौलियात डॉक्टर ज़ैनब नईम का भी एक बयान वायरल हो रहा है, वो देखिए ज़रा। डॉक्टर ज़ैनब नईम हमें ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब ऑफ बीइंग ऑन द प्रोग्राम। ये जो मुसलसल एक बात कही जा रही है कि कराची में दोबारा बारिशें होंगी, बतौर माहिर माहौलियात आपका क्या ख्याल है कि कराची में मज़ीद बारिश हो सकती है? जी बिल्कुल। देखें, पहली बात ये कि जो मेरी स्टेटमेंट है वो कंप्लीट स्टेटमेंट ये है कि आगे, क्योंकि मारगला हिल्स में जो इस्लामाबाद में हिस्सा है वहाँ पे फिर भी काफ़ी डिफॉरेस्टेशन कंट्रोल्ड है, तो जो मारगला हिल्स का हिस्सा जो खैबर पख्तूनख्वा वाली साइड पे है वहाँ पे जो है ये खतरा है, क्योंकि वहाँ टिम्बर माफिया कंट्रोल नहीं है। तो देखिए, ये जो मौसमियाती तब्दीली है ना, इसको ना कोई बॉर्डर्स का पता है, ना इसको किसी मुल्क का पता है, ना किसी खित्ते का पता है, ना किसी दारुल खिलाफे का पता है। तो ये इक्वली जो है इसकी तबाहियाँ मचती हैं। और जहाँ तक आजकल जो हम क्लाउड बर्स्ट देख रहे हैं, शदीद बारिशें देख रहे हैं, तो ये बिल्कुल कहीं पे भी हो सकता है। तबाही आती है जहाँ मिसगवर्नेंस ज़्यादा होती है, जहाँ ये हमारी प्लानिंग नहीं होती। तो कराची के बारे में ये जो स्टेटमेंट है, देखें, बारिशें अभी मानसून का स्पेल महकमा मौसमियात की तरफ से बताया जा रहा है, एनडीएमए की तरफ से बताया जा रहा है कि ये स्पेल है, एक और आ रहा है, तो आप तैयारी रखें। लेकिन ये कहना कि क्लाउड बर्स्ट हो सकता है या इतने मिलीमीटर बारिश हो सकती है बगैर किसी सेटेलाइट डेटा के, उसके आप नहीं बता सकते। क्लाउड बर्स्ट की प्रेडिक्शन अभी कर ही नहीं सकते आप। तो आपको ये नहीं पता कि वो 700 मिलीमीटर बारिश का जो कहा जा रहा है वो चंद दिनों में होनी है, हफ्तों में होनी है, कब होनी है, ये तो प्रेडिक्शन की ही नहीं जा सकती। तो ये मिसलीडिंग स्टेटमेंट है। मेरे ख्याल से हमें थोड़ा सा एहतियात बरतनी चाहिए। जहाँ पे इस किस्म की हम स्टेटमेंट देते हैं वहाँ पे हम प्रॉपर तरीके से उसको साइट करें कि किस सोर्स की बेसिस पे हम ये बात कह रहे हैं। ठीक है, पहले पाकिस्तान में क्लाउड बर्स्ट के हवाले से खबरें नहीं आती थी, लेकिन अब भी हमने टर्म बार बार सुनी है। क्या क्लाउड बर्स्ट की वजह क्या है? देखिए, क्लाउड बर्स्ट अभी ये जो मौसमियाती तब्दीली है इसकी वजह से पूरी दुनिया में ये जो बारिशों का तगय्युरात है, बारिशों के का जो पैटर्न है या शिफ्ट हो रहा है, इसका ट्रेंड ये हर पूरी दुनिया में हो रहा है। और हमारे यहाँ क्योंकि साउथ एशिया का खित्ता जो है, यहाँ पे मानसून जो है वो इंडियन ओशन से इसका सिस्टम चलता है, बे ऑफ बंगाल की साइड से ये ओरिजिनेट होती है। मुख्तलिफ वहाँ पे जो हवा का ये जो प्रेशर है, एयर प्रेशर, उसकी वजह से पता लगता है कि मानसून का सीजन एंटर कब हो रहा होगा मुल्क में और कब नहीं हो रहा होगा। तो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से ये पैटर्न जरा जल्दी आ गया। जल्दी आने की वजह से एक और मसला ये हुआ कि जहाँ गर्मी पड़ रही थी वहां पे नमी बहुत ज्यादा थी। जब नमी ज्यादा होती है तो हवा का जो वॉल्यूम होता है, यानी हवा का जो वेट होता है, वो कम हो जाता है और वो जल्दी ऊपर उठती है। जब वो जल्दी ऊपर उठती है, ठंडी हवा से टकराती है और वो एकदम वहां पे बादल फटने का चांस होता है। लेकिन ये ज्यादातर उन इलाकों में होता है जहाँ पे आसपास पहाड़ी इलाके हों या फिर उन मैदानी इलाकों में हो सकता है जहाँ पे कंक्रीट जंगल बहुत ज्यादा और सरफेस टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ रहा हो। राइट। सो अगर इजाजत है, आपने कहा कि जैसे बुनेस वादी और गिलगित बल्तिस्तान में वाकयात सामने आए हैं, आपने कहा है कि इस्लामाबाद में भी ऐसी सूरत हाल का खदशा है। कैसे क्या क्या करना चाहिए आम आवाम को भी या अथॉरिटीज़ को, क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए? देखिए, 2021 में भी इस्लामाबाद में क्लाउड बर्स्ट हुआ था, जब इस्लामाबाद के कुछ सेक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सैलाब आ गया था वहाँ पे पॉश सोसाइटीज़ में 2021। उसके बाद उससे पहले 2001 में रावलपिंडी में क्लाउड बर्स्ट हुआ था। तो ये अब क्लाइमेट चेंज की वजह से ना क्लाउड बर्स्ट के चांसेस बढ़ रहे हैं। और बिल्कुल आप कह सकते हैं कि खुदा ना खास्ता क्लाउड बर्स्ट अगर हो जाता है, अभी कल परसों भी बारिश हुई तो आवाम डर गई थी कि कहीं क्लाउड बर्स्ट ना हो जाए, बारिश की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। तो लेकिन मूसलाधार बारिशें भी जो है ना अभी वो भी सैलाबी सूरत हाल पैदा कर देती हैं, क्योंकि अभी आपके नॉर्थ से भी सैलाबी रेले आ रहे हैं, पहाड़ों से भी आ रहे हैं। फिर जब जंगलात नहीं होते और पहाड़ों से नीचे सैलाबी रेले तेज़ी से आते हैं तो इस्लामाबाद और पोटोहार का खित्ता तो वैसे ही पुराने प्री हिस्टोरिक दरिया यहाँ बहते हैं जिन पे कंस्ट्रक्शन हुई भी है। तो और ड्रेनेज हमारी जो है कुछ जगहों पे मसला है क्योंकि दरियाओं के ऊपर सोसाइटीज बनी हुई हैं। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि यहाँ पे खुदा ना खास्ता अगर बारिश तेज होती है तो मामला बिगड़ सकता है। हमें उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है और इसमें भी टाइम लगेगा क्योंकि अभी तो डिजास्टर सर पे आया है ना। तो लेकिन नेक्स्ट ईयर इस चीज से बचने के लिए हमें प्री प्लान डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में जरा फोकस करने की जरूरत है। इनिशियली 15 सितंबर की डेट दी गई थी कि तब तक क्योंकि मौसम ऐसा ही रहेगा तो कुछ भी हो सकता है। आप एग्री करती हैं इससे कि 15 सितंबर तक खतरा है?
जी, मानसून के स्पेल्स जो हैं वो बिल्कुल सितंबर के मिड तक प्रिडिक्टेड है, और ये इस मानसून के शुरू से ही ये प्रिडिक्शन दी जा रही है, तो तब तक ज़रा हमें एहतियात बरत लेनी चाहिए। अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से कितनी इंटेंसिटी या शिद्दत कितनी आ सकती है ये हम भी अभी देख रहे हैं, तो आप किसी किस्म की सूरत हाल के लिए हमें तैयार रखना चाहिए खुद। राइट, हम एक ब्रेक लेंगे एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के ग्रेटर इसराइल के मंसूबे पर OIC के वज़ीर ख़ारजा का हंगामी इजलास जद्दा में हुआ। इजलास में रुकन ममालिक ने खुलकर इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के बयान की मज़म्मत की। इजलास से खिताब में सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने ग्रेटर इसराइली मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था कि फ़लस्तीन के मसले का वाहिद हल दो रियासती हल है। ग्रेटर इसराइल विजन किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। लेट्स वॉच इट। इजलास से खिताब में नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने भी इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के बयान की भरपूर मज़म्मत की। उन्हें भी देखिए। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने बांग्लादेश का दौरा किया। ये 13 साल बाद किसी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का पहला दौरा बांग्लादेश था। वज़ीर ख़ारजा ने अपने दौरे के दौरान बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। इसके अलावा भी उन्होंने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया और अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश डॉक्टर शफीकुर रहमान से भी मुलाकात की। पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश की फ़ॉरेन पॉलिसी देखें तो इन मुलाकातों की अहमियत का अंदाज़ा भरपूर तरीके से हो सकता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने वफूद की सतह पर होने वाले मुज़ाकरात के बाद 6 मुआहदों पर भी दस्तखत कर दिए। मुआहदों के तहत पाकिस्तान ने बांग्लादेश के तलबा के लिए नॉलेज कॉरिडोर का आगाज़ किया। पाकिस्तान बांग्लादेश के तलबा को 5 साल में 500 स्कॉलरशिप्स भी देने जा रहा है। दौरे के दौरान वज़ीर ख़ारजा से सकूत ढाका पर माफ़ी का भी सवाल हुआ। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि 1971 में जो कुछ हुआ वो मामला अब हल हो चुका है। दोनों ममालिक को मुसलमान भाइयों की तरह मिलकर अपने अवाम की भलाई के लिए काम करना चाहिए। लेट्स वॉच हिम। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म एक जानिब चीन जाने की तैयारी कर रहे हैं तो दूसरी जानिब भारतीय मीडिया चीन को गीदड़ भभकियाँ दे रहा है। उसकी झलक आप भी देखें। भारतीय अवाम इस वक्त अपने मीडिया नरेंद्र मोदी और BJP पर सख्त तनकीद कर रहे हैं। भारतीय अवाम के गम गुस्से की झलक भी आप देख सकते हैं। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा में ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच जनरल साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। हमेशा से ये बात वाज़ेह थी कि मामला ग्रेटर इसराइल की तरफ ही जाएगा। अब क्या होगा? इजरायली काबीना ने मगरबी किनारे की यकीन दहानी पहले रोका गया, फिर उसके बाद इजरायली एहलकार का मंसूबा जो था वो दोबारा मंजर आम पर आया। मुस्लिम ममालिक क्या इसको रोक सकेंगे? नहीं, आई एम सॉरी, OIC की मीटिंग में जितने भी बयानात आए हैं सब खुशामदेद, लेकिन बात यह है कि इस बयानात से आगे पहले भी तो पूरी दुनिया इजराइल को कंडम कर चुकी है। इजराइल ने कुछ नोटिस नहीं लिया क्योंकि सारी दुनिया ऊपर से जुबान से कुछ और दिल से कुछ कर रही है ये, और मुसलमानों के लिए ख़ासतौर पर OIC के जो मालिक बैठे हुए थे, इन सब से सिर्फ एक सवाल मैं करना चाहता हूँ कि आप करेंगे क्या इसका? इसराइल को आप रोकेंगे कैसे? क्योंकि इसराइल को अगर अभी नहीं रोका गया तो ग्रेटर इसराइल की तरफ तो वो जा रहे हैं। वो तो मैं आपके प्रोग्राम में पता नहीं कितना मैं कह चुका हूँ, वो तो जा रहे हैं उसको। और अगर आपको याद हो, जो बाइडेन जब सेनेटर थे तो उन्होंने उस वक्त कहा था कि इसराइल यहाँ पे ना आता तो एक बनाना पड़ता है इसराइल यहाँ। ये तो उनकी ओवरऑल स्ट्रेटेजिक जो डायरेक्शन है उसकी तरफ जा रहे हैं ये लोग, और ये चल रहा है काम उस तरफ। और ये हम बयानात से तो काम नहीं रुकने वाला ना। ये जब तक आपको प्रैक्टिकल एक्शन नहीं होगा, जब तक इसराइल को, दुनिया को, इसराइल को बैक कर रहे हैं अमेरिका, वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, फर्स्ट वर्ल्ड, जब तक उनको ये पता नहीं चलेगा कि मुस्लिम ममालिक अब इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे और वो सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे जो बहुत ज़रूरी है इस वक्त इसराइल को रोकने के लिए। क्योंकि गज़ा में जिस तरीके से मुसलमानों का कत्लेआम हुआ है, जिस तरीके से बच्चों को शहीद किया गया है, बच्चियों को शहीद किया गया है, इट्स रियली शॉकिंग। मैं बेसिकली 21 ममालिक ने इसराइल के मंसूबे की मुखालफत की। आज OIC वज़ीर ख़ारजा के इजलास में पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ मिलकर तमाम ममालिक ने गाज़ा में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की मज़म्मत की, इमदादी सामान की फरहमी पर जो पाबंदियाँ हैं उसकी मज़म्मत की और ग्रेटर इसराइल के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया है। बट वॉट यू आर सेइंग इज़ कि इससे ज़्यादा एक्शन की ज़रूरत है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकली हम क्या करेंगे ये मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक देखिए उनको ये पता नहीं चलेगा कि अब पानी उनके सर से भी गुजरने वाला है, तब तक वो आपकी बात नहीं मानेंगे।
क्यों मानेंगे बात? अब इन बयान से पहले कुछ हुआ, पहले बताइए मुझे आप। सो लेबनान को भी ऑफर किया इजराइल ने कि अगर वो हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह कर दे तो इजराइल लेबनान के बेहतर मुस्तहकम मुस्तकबिल में ताउन करने जा रहा है। ये ऑफर कबूल कर लेनी चाहिए लेबनान को? नहीं, जिस दिन लेबनान ने ये ऑफर कबूल की, लेबनान विल आल्सो बिकम पार्ट ऑफ ग्रेटर इजराइल। ओके, इंटरेस्टिंग। सो अब पाकिस्तान भारत के दरमियान रब्ता हुआ और भारत ने दरियाओं में जो तगयानी आ रही है उससे पाकिस्तान को आगाह किया है। ये सिंतास मुआहदे का हिस्सा ही है। हम कह सकते हैं कि भारत इज नाउ लाइक वी कैन से कि कमिंग बैक टू द टेबल आहिस्ता आहिस्ता। जी, भारत के पास ऑप्शन कोई नहीं है ना। वो पाकिस्तान में आने वाले पानी को रोकने काबिल तो है नहीं इस वक्त। जिन्होंने बहुत बड़े बयान किए थे, बयान दिए थे, वो तो इस वक्त उनके पास काबिलियत नहीं है। अगले 10 सालों में शायद जो काबिलियत हासिल कर लें, लेकिन हमारे फील्ड मार्शल ने बड़े वाज़ेह बता दिया है कि अगर इस किस्म की कोई भी हरकत हुई तो पाकिस्तान विल दिस विल एन एक्ट ऑफ वॉर फॉर पाकिस्तान। जैसे पाकिस्तान सर्वाइवल है, ये इसके जो भी हमें जरूरत पड़ेगी हम करेंगे इसका। तो भारत को अब ये बात तो समझ आ गई है कि पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू टेक इट लाइंग लो। पाकिस्तान जो भी जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान करेगा, और उसकी काबिलियत भी अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान के पास है। दिस इज व्हाट इज फोर्सिंग इंडिया। और इंडिया को भी जो सपोर्ट चाहिए थी वो इस वक्त को सपोर्ट नहीं मिल रही इस वक्त। मेयर फैक्ट भी आप जब कह रही थी कि मोदी साहब जा रहे हैं चाइना, क्यों जा रहे हैं चाइना? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिहाइंड द सीन हुई हैं जिसकी वजह से इंडिया को अब ये बात समझ आना शुरू हो गई है कि इस वक्त इस रीजन में पाकिस्तान को एक खास कलीदी हैसियत हासिल हो गई है। Which obviously is not liked by India. इंडिया को उसमें मसला है। हम देख रहे हैं कि उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम का तजुर्बा किया है। इससे कबल भारत ने 5 मिसाइल का तजुर्बा किया। मुसलसल वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, मुख्तलिफ डिटेल्ड स्टडीज़ हो रही हैं। सो एक कम बैक की कोशिश है भारत में। जी, काइंड ऑफ देखिए ना कि ये जस्ट अ जेस्चर फ्रॉम इंडिया। अब इसको आप किसी तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। एक तो ये है कि वो इस पानी को रोक सकता ही नहीं था, उसने पाकिस्तान को इतला दे दी, बहुत अच्छा किया। पाकिस्तान विल बी एबल टू मैनेज दिस वाटर, ये पाकिस्तान के लिए बेहतर हुआ। लेकिन इससे जो सिंतास के मुआहदे किसी जो उन्हें बात की है कि भाई हमने इसको रद्द कर दिया है और हम इसको दोबारा नेगोशिएट करना चाहते हैं, और वो जो पानी है हम जो पाकिस्तान को देने के बजाय हम पानी अपने लोगों को देंगे। जब वो बात से पीछे हटेंगे तब बात बनेगी इसी, क्योंकि वो उनके मसूए में देखिए आज से नहीं काफ़ी अरसे से वो काम तो कर रहे हैं इसके ऊपर लगातार आहिस्ता आहिस्ता। उन्होंने जो इंडियन हेल्ड कश्मीर है बेसाब उन्होंने डैम्स बना लिए हैं उससे ऑलरेडी। पाकिस्तान के दरियाओं को जो एक बेर मिनिमम जो सिंतास मुआहदे के तहत था कि ये दरिया जो इंडिया को दिए गए हैं उनमें एक बेर मिनिमम पानी की जो फराहमी थी वो लाजमी थी इंडिया पे। इंडिया उसके ऊपर अमल नहीं कर रहा। ये भी एक इशू है जो पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा और किसी न किसी स्टेज पे पाकिस्तान को, इंडिया को ये बात चैलेंज करनी पड़ेगी। राइट। सो ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से 200 किलोमीटर तक भारत के तैयारे गिराए गए। उसके बाद अमेरिका ने लॉन्ग रेंज PVR मिसाइल पर काम शुरू कर दिया है, क्योंकि चीन की जानिब से PL-15 के बाद PL-17 मिसाइल जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया है। इस ब्लूमबर्ग सेइंग कि पाकिस्तान को अमेरिका भी मॉनिटर कर रहा है और इम्प्रेस हो रहा है? देखिए, अमेरिका का मसला बहुत बड़ा ये है कि वो पाकिस्तान से पीछे हट नहीं सकता। अगर पाकिस्तान से पीछे हटेगा वो तो भारत की ये काबिलियत तो उसने देख ली है। पहले उन्होंने बैक किया था भारत को, शायद भारत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सके, लेकिन अब देख लिया उन्होंने कि पाकिस्तान तो ना सिर्फ तैयार था बल्कि उल्टा भारत को खिफत उठानी पड़ी है सारे इस पे। अब वो जो अमेरिका जो भी काम कर रहा है, अमेरिका ये भी देख रहा है कि नॉट ओनली पाकिस्तान, चाइना 2 एंड नंबर 3 बांग्लादेश, ये 3 ऐसे मुल्क हैं जो इस वक्त भारत के लिए और अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं इस रीजन में उसके लिए बाकायदा एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये चैलेंज आने वाले दिनों में बढ़ेगा अमेरिका के लिए। तो अमेरिका को सिर्फ इसलिए कि वो अपनी बचत करना चाहता है, क्योंकि जो चीन की काबिलियत है वो तो सामने आ गई है सबके, और चीन के जो लेटेस्ट मिसाइल जिनकी बात मैं अभी पढ़ रहा था कुछ अर्सा पहले, वो इस किस्म के हैं कि अमेरिका के पास उसका तोड़ नहीं है इस वक्त।
अमेरिका के जो लेटेस्ट डिफेंस सिस्टम थे, जो 3 लेयर डिफेंस सिस्टम उन्होंने इसराइल को दिया था, वो भी तो ब्रीच हो गया था ना। तो अब अमेरिका के लिए तो मसाइल बढ़ रहे हैं इसलिए। राइट, इंडियन मीडिया अगेन हसीना वाजिद को पोर्ट्रे करता है एज विक्टिम। उसे नज़र आता है कि 1971 में जो पाकिस्तान का स्टांस था वो उसी की बाकियात हैं, पाकिस्तान हिस्ट्री में ठीक है, करेक्ट है। अब दोबारा ये जो क्वेश्चंस होते हैं, ये ऑब्वियसली कोई इंडियन प्लांटेड लॉबी ही है मीडिया में जो ये बातें करती हैं। ओवरऑल आपको लगता है बांग्लादेश में अब सेंटिमेंट तब्दील हो चुका है और जो इसहाक डार साहब ने कहा उसी की रिफ्लेक्शन है? जी, मेरा ख्याल है हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बहुत सही बयान दिया है, और पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ हैं और जो बांग्लादेश जिस तरीके से बड़ी तेज़ी से वापस आया है अपनी पोजीशन पर। देखिए, खालिदा ज़िया से मिलना ये बहुत बड़ा एक इवेंट है, और खालिदा ज़िया तो हसीना वाजिद ने कैद करके रखा हुआ था, उनको तो बाहर मिलने की इजाज़त तक भी नहीं थी। और फिर उससे भी बढ़कर ये कि जमात इस्लामी के जो अमीर हैं बांग्लादेश के, उनसे जो मुलाकात हुई है, वो जमात इस्लामी के जो बहुत बड़े लीडर्स थे, उनको तो बाकायदा फांसी पर लटकाया गया था हसीना वाजिद वजह से। इन दोनों के मिलने का मतलब यह है कि जो राइट विंग है इस वक्त बांग्लादेश में, वो बहुत हावी है, और उनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं, और इंशाल्लाह और भी बेहतर होंगे इससे। राइट, जॉन साहब, थैंक यू सो मच जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। यकीनन इंटरनेशनल फ्रंट पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही है। यही एक अच्छी न्यूज़ है, इस पर ही आज रैप अप करते हैं। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।